Hello everyone, my name is Akil Ahmed, and today we are going to start a very basic subject of mechanical engineering, that is basics of mechanical engineering. अगर इस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करें तो ये सब्जेक्ट किन किन बच्चों को हेल्प करने वाला है। अभी जो बच्चे बीटेक में एडमिशन लिए हैं वो किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, उनको इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और वो बच्चे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर ब्रांच में हैं, अगर वो किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये सब्जेक्ट हेल्प करने वाला है। तो अगर हम बात करें कि जो बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो कितने यूनिट्स में डिवाइड है, तो ये बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5 फंडामेंटल यूनिट्स में डिवाइड हुआ है। उन यूनिट्स की बात करें तो जो फर्स्ट यूनिट है वो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में बात करता है। सेकंड यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में बात करता है। थर्ड यूनिट आपका थर्मोडायनामिक्स, फोर्थ यूनिट आईसी इंजन, साइकिल्स एप्लीकेशंस, और फिफ्थ यूनिट जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल 1 में देखेंगे कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट किस तरीके से साइंस से निकल करके आया है और इसमें हम क्या क्या सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो अगर हम टॉपिक के बारे में बात करें तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हमें देखना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो बॉडीज़ होती हैं वो कितने तरीके की बॉडीज़ होती हैं, फोर्स कितने तरीके के होते हैं, फोर्स सिस्टम क्या होता है। जब आपको फोर्स सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा तो फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट लॉज डेवलप किए गए, उन लॉज के बारे में देखेंगे। उसके बाद में हम मोशंस के बारे में थोड़ा देखेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो चीज़ें, देन मोमेंट कपल वेरिएगनेंस थ्योरम, देन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, देन प्लेन ट्रसेस एंड एनालिसिस ऑफ ट्रस। इतनी चीज़ें आपको कवर करने वाले हैं हम लोग फर्स्ट यूनिट में। तो अगर हम शुरुआत करें कि कहाँ से आपका जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो कहाँ से निकल करके आया है, तो अगर हम देखें तो इसके लिए आपको 11th क्लास की फिजिक्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपको पता है कि जब स्कूल में आप हुआ करते थे तो उस टाइम पे फिजिक्स को जब डिफाइन किया गया तो डायरेक्टली बोल दिया गया कि जो फिजिक्स है इट इज़ बेसिक्स लॉज ऑफ नेचर। मतलब अगर हम ये बताएं कि हमारे पास जो आसपास में एक फिजिकल वर्ल्ड है तो उसमें प्रोसेस किस तरीके से हो रहे हैं, चीज़ें कैसे आपकी जो प्लैनेट से लेकर के अगर छोटी छोटी चीज़ों को भी देखा जाए तो किस तरीके से गवर्न हो रही हैं, तो इनको अंडरस्टैंड करने के लिए जिस साइंस की जो ब्रांच निकल करके आई थी उसी को हमने फिजिक्स बोला। अब ये फिजिक्स आपको पता चल गया कि फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात करता है। अगर ये फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा है तो आपको पता है कि कोई भी फिजिकल थिंग्स हमेशा मैटर से मिलकर के बनी होती है। तो उस मैटर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको देखेंगे तो वहीं से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंसेज निकल करके आने वाली हैं। तो फिजिक्स इज गोइंग टू डील विद द फिजिकल वर्ल्ड एंड लॉज विच गवर्न द फिजिकल वर्ल्ड। अब इसको समझने के लिए आपको पता है कि जो 11th क्लास में आप फिजिक्स पढ़ते हो उसी को आगे जाकर के बेसिकली इसको मैकेनिक्स कह दिया जाता है। मैकेनिक्स मतलब इट इज़ गोइंग टू डील विद द बॉडीज़, और बॉडीज़ की किस कंडीशन में, जब बॉडी पे किसी भी तरीके का कोई फोर्स लग रहा होता है, या तो उस पर इंटरनल फोर्स लग रहा होता है या फिर उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है, और जब फोर्स लगती है तो बॉडी किस तरीके से बिहेव करती है उसके बारे में बात करने वाली जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स या फिजिक्स की वो ब्रांच जो है उसको मैकेनिक्स कहा गया। अब हम देखते हैं, आपको पता है कि जो फिजिक्स है वो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात करता है। तो जो फिजिकल वर्ल्ड है वो मैटर से मिलकर बना होता है, और आपको पता है मैटर इज समथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास। अब इस कंडीशन में आपको पता है कि जो मैटर है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपके पास में सॉलिड है, दूसरे की अगर अपन बात करें तो लिक्विड है, और तीसरा आपका गैस होता है। लेकिन जब आप एडवांस क्लासेज में आप ऊपर की तरफ पहुंचते हो तो ये पता चलता है कि लिक्विड और गैस दोनों की एनालिसिस एक जैसे की जाती है, इसीलिए इन दोनों को कॉमनली अपन कह देते हैं फ्लूइड। ठीक है, तो अब सॉलिड को अगर हम देखें तो इस सॉलिड को समझने के लिए आपको पता है कि इसकी अगर बाइफर्केशन की बात किया जाए तो दो तरीके से इसको बाइफर्केट किया गया है। एक आपके पास में आइडियल सॉलिड है, जिसको अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टर्म में बोलेंगे तो ये आपकी रिजिड बॉडी हो जाएंगी, और दूसरा एक आपकी रियल बॉडीज होती हैं जो कि डिफॉर्मेबल बॉडी है। हम आगे सब देखेंगे कि ये बॉडी किसको हम रिजिड बॉडी कहेंगे, किसको हम डिफॉर्मेबल बॉडी कहेंगे, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो जो रिजिड बॉडी को डील करने वाली ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है उसी को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहा गया है, और जो डिफॉर्मेबल बॉडी को डील करने वाली ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है उसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं। अगर हम फ्लूइड को डिवाइड करने जाएं तो फ्लूइड भी एक आइडियल और रियल फ्लूइड में डिवाइड होता है। अब आइडियल फ्लूइड को ही हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कह देते हैं। अब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, अगर उसको समझने की कोशिश करें, अगर आपसे ये बोला जाए कि आपने कहीं पे भी जो फ्लूइड है उसको फिल कर रखा है और उसको प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसमें आप कितना भी प्रेशर लगाते चले जाएं उसके वॉल्यूम या डेंसिटी में अगर कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है तो इस तरीके के जो फ्लूइड होते हैं उनको इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहा जाता है। अगर उसके अपोजिट हम बात करें कि जब आप वॉल्यूम चेंज करने की कोशिश करें, लाइक अगर आप प्रेशर लगा रहे हैं और वॉल्यूम
चेंज हो रहा है या फिर साथ साथ में डेंसिटी चेंज हो रहा है, तो इस कंडीशंस की, इस तरीके के जो फ्लूइड होते हैं उसको अपन कंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। तो इन कंप्रेसिबल फ्लूइड को डील करने वाली जो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है उसको फ्लूइड मैकेनिक्स कहा गया है, और जो कंप्रेसिबल फ्लूइड है उसको डील करने वाली जो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है उसको अपन रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपका जो बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट यूनिट है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। सेकंड यूनिट जो है वो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। थर्ड एंड फोर्थ यूनिट वो थर्मोडायनामिक्स के बारे में हम बात करेंगे, और जो अगेन फिफ्थ यूनिट होगा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है। अगर इसको देखें तो आपका ये फर्स्ट यूनिट है, ये आपका ये सेकंड यूनिट है, ये आपका फिफ्थ यूनिट है, और थर्ड फोर्थ थर्मोडायनामिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये आपके सिलेबस का रियोलॉजी इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो अगर हम अब शुरुआत करते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है वो कहाँ से निकल करके आया है और वो किस तरीके से वो मैकेनिक्स से अलग है। तो देखो, अगर हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो अगर मैकेनिक्स की मैं डिफिनेशन बताऊं तो मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्स, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर, मशीन एंड फ्लूइड एलिमेंट। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जनरली हम मैकेनिक्स को डिफाइन करने जाते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैकेनिक्स वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो फोर्सेस के बारे में बात करता है। इंटरनल फोर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकते हैं, और जब वो फोर्स किसी बॉडी पे लग रहे होते हैं, फ्लूइड एलिमेंट पे लग रहे होते हैं या स्ट्रक्चर पे लग रहे होते हैं, तो किस तरीके से बिहेव करता है उसकी एनालिसिस करने वाली जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है उसको अपन ने मैकेनिक्स कह दिया था। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को डिफाइन करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगेन आपका एक स्पेशल सब्जेक्ट बन जाता है जो कि आपका फर्स्ट यूनिट है। अब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका एक्चुअली में होता क्या है और इसमें हम क्या बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने देखा, मैकेनिक्स को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो आपने बोला कि मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of force, both internal and external force and their effect on the structure, machine and fluid element। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में बात करोगे तो ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट है ये आपका स्पेशल कैटेगरी ऑफ मैकेनिक्स, स्पेशल ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है जो कि रिजिड बॉडी के बारे में बात करता है। मतलब अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो आप स्टडी करने वाले हो कि और रिजिड बॉडी के बारे में बात करोगे, और वो किस कंडीशन में, जब एक्सटर्नल फोर्स लग रहे होते हैं। एक्सटर्नल फोर्स किसी रिजिड बॉडी के ऊपर जब लग रहे होते हैं तो रिजिड बॉडी किस तरीके से बिहेव करती है उसकी एनालिसिस करने वाली जो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है उसी को अपन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं। अब आप इसको समझने की कोशिश करें कि इस जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है इसके डिफिनेशन में कुछ 3-4 टर्म ऐसे आ रहे हैं। पहला आपको आ रहा है स्टडी ऑफ द स्टेट ऑफ द रिजिड बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड। मतलब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये स्टडी क्या होता है, उसके बाद में आपको देखना है कि स्टेट क्या होता है, उसके बाद में आपको देखना है कि रिजिड बॉडी क्या होती है, उसके बाद में आपको देखना है कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि एक बेसिक सा कोई सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि अगर आपके पास कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक अगर आपसे बोल दिया जाए कि यहाँ पे कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है या फिर एक कोई व्हीकल्स है या फिर कुछ भी अगर आप कंसिडर कर लें और इसकी कंडीशंस को आप एनालाइज करना चाहते हैं, यहाँ कहीं दूर बैठ करके आप अगर इसको देखते हैं कि आपने इसकी एनालिसिस करना शुरू किया, आप यहाँ से इसको देख रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि इस बॉडी का स्टेट क्या है। शुरुआत में अगर आप इसको 2-3 केसेस लेकर के अगर देखें कि शुरू में आपने देखा कि ये जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी है आपकी 0। जब वेलोसिटी 0 है इससे क्या पता चल रहा है कि ये बॉडी आपकी रेस्ट की कंडीशन में है। दूसरे की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक दूसरा एक बॉल ले लेते हैं, यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि इसकी जो वेलोसिटी है इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से क्या पता चलेगा, जब बॉडी की वेलोसिटी नॉन इक्वल टू 0 है तो बॉडी आपकी मोशन की कैटेगरी में होगी। तो ये बॉडी आपकी मोशन की कैटेगरी में होगी। आपको कैसे पता चला, ये चीज़ें कैसे पता चली, तो आप अगर ऑब्जेक्ट हैं, आप अगर ऑब्जर्वर हैं और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आपको क्या कर रहे हो, आप इसकी एनालिसिस कर रहे हो, मतलब इसका एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। तो अगर कोई एक ऑब्जर्वर है किसी ऑब्जेक्ट की एनालिसिस करता है तो उस ऑब्जेक्ट के स्टेट के बारे में पता चलता है। तो आपको क्या पता चल रहा है कि बॉडी जो है आपकी रेस्ट में है या फिर ये मोशन में है, बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो अब क्या पता चला कि बॉडी की स्टेट
अब इस पर्टिकुलर ब्रांच में जो आप डील करने वाले हो, बॉडी की स्टेट या तो रेस्ट होगी या फिर मोशन में होगी। आपने स्टडी किया तो ऑब्जेक्ट के कंडीशंस के बारे में या इसके स्टेट के बारे में पता चला। अब हम देखते हैं ये स्टेट के बारे में पता कैसे चला। आपने देखा वेलोसिटी 0 थी, मतलब ये रेस्ट में है। वेलोसिटी नॉन इक्वल टू 0 है, मतलब ये मोशन में है। तो ये क्या है? अगर आप वेलोसिटी के बारे में बात करने जाएंगे तो ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। मतलब अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को देखेंगे तो आपको पता है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है और एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब वेलोसिटी इज नॉन इक्वल टू 0 से आपको पता चला कि बॉडी आपकी मोशन में है। तो आप बॉडी की स्टेट कैसे बता पाओगे? विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब बॉडी की स्टेट के बारे में अगर आपसे बताया जाए कि आपको थोड़ा सा पता चल गया, तो देखते हैं कि स्टेट कितने तरीके से हो सकती है। या तो रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा। जो स्टेट की कंडीशन है ब्लॉक की, ये दो तरीके से होगी। या तो ब्लॉक आपका रेस्ट में होगा या फिर आपको मोशन में होगा। तो जो रेस्ट की कंडीशन होती है, इसको जो डील करने वाला जो मैकेनिक्स का सेक्शन होता है उसको स्टैटिक्स बोला जाता है। और ये जो मोशन वाला सेक्शन, इसको डील करने वाला जो मैकेनिक्स का सेक्शन होता है इसको डायनेमिक्स बोला जाता है। ठीक है, और इस डायनेमिक्स को भी अगर आप फर्दर डिवाइड करने जाएंगे तो एक आपको मिलेगा काइनेमेटिक्स और एक आपको मिलेगा काइनेटिक। अब ये काइनेमेटिक्स और काइनेटिक क्या होता है? आपको ये स्टैटिक और डायनेमिक में पूरी तरीके से पता है कि स्टैटिक्स जो होता है बॉडी आपकी रेस्ट की कंडीशन में होगी, और जो डायनेमिक्स होगा आपका, इसमें बॉडी में मोशन की कंडीशन होगी। अब मोशन, एक आपने देखा कि जब आप मोशन की एनालिसिस कर रहे होते हैं, मतलब वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ में उस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में बात नहीं करते हैं, तो ये वाला जो सेक्शन होगा वो काइनेमेटिक्स होगा। और अगर आप वेलोसिटी या फिर मोशन के साथ साथ में फोर्सेस के बारे में अगर अपन बात करेंगे, मतलब यहाँ पे फोर्स के बारे में अपन नहीं बात करते हैं, और काइनेटिक्स जो होता है यहाँ पे फोर्स के बारे में भी बात करते हैं, तो ये जो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स होती है वो आपकी काइनेटिक हो जाती है। ठीक है, अब ये रेस्ट की कंडीशन होगी, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तभी इसमें रेस्ट की कंडीशन आएगी। और अगर जो बॉडी मोशन होगा तो ये डायनेमिक की कंडीशन होगी, इसी को अपन नॉन इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी कह सकते हैं। ठीक है, पहला आपने देखा कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ द स्टेट ऑफ द रिजिड बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब आपने क्या किया? स्टडी का क्या मतलब है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय एन ऑब्जर्वर अबाउट एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपने यहाँ पे क्या देखा? अगर ये आप ऑब्जर्वर हैं, ये ऑब्जेक्ट है, तो आपने ऑब्जर्वेशन किया। आपने ऑब्जर्वेशन किया तो बॉडी के स्टेट के बारे में पता चला। अब बॉडी का स्टेट आपने देखा कि या तो बॉडी रेस्ट में होगी या फिर बॉडी मोशन में होगी, और जब बॉडी रेस्ट में होगी तो उसको अपने स्टैटिक्स कह दिया, और जब बॉडी मोशन में होती है तो उसको आपने डायनेमिक्स कह दिया। अब देखो, स्टैटिक्स में भी अगर आप देखने जाएंगे तो स्टैटिक मतलब बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी तभी वो रेस्ट में होगी, और डायनेमिक कंडीशन मतलब बॉडी मोशन में है तो नॉन इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा होगा। तो डायनेमिक्स अगेन काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक दो पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया। तो आपको स्टडी और स्टेट के बारे में पता चल गया, स्टेट के बारे में विद द हेल्प ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज पता चला। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो एक्चुअली में रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी कौन सी बॉडी है जिसके बारे में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बात करने वाला है। तो अगला सेक्शन जो आपका है वो यही है, इसमें हम देखने वाले हैं कि कितने तरीके की बॉडीज हो सकती हैं। उन बॉडी का क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं जो कि सिलेबस का, अगर बीटेक फर्स्ट ईयर की हम बात करें तो यहाँ पे सिलेबस में ये चीज़ भी मेंशन है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे अगर डिस्कस करना शुरू करें कि जो आपने बॉडी देखा कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है और रिजिड बॉडी के बारे में बात कर रहा है, अगर इसी बॉडी की हम बात करें, ये आपके पास कोई एक बॉडी है जिस पे हमने क्या किया, कुछ फोर्स लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैं कोई एक पी फोर्स, एफ फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ से, और इस बॉडी के इस लाइन ऑफ एक्शन के रिस्पेक्ट में ही हम देखते हैं कि कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट कंसीडर कर लिया, कोई पॉइंट ए है यहाँ पे और ये पॉइंट आपका कोई बी है, इनके बीच की अगर हम डिस्टेंस की बात करें, इनके बीच की डिस्टेंस की हम बात करें अगर, तो ये डिस्टेंस अगर एल है, एल इनिशियल की अगर हम बात करें, और अगर आपने इस बॉडी पे फोर्स लगाना शुरू किया और आपने ये ऑब्जर्व किया कि पॉइंट ए और बी के बीच में किसी भी तरीके का, इनके डिस्टेंस में कोई गैप मेंटेन नहीं होता, मतलब कि इनका डिस्टेंस, ये जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज नहीं होता है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो इस तरीके की जो बॉडी होगी उसको अपन रिजिड बॉडी कहेंगे, रिजिड बॉडी कहेंगे। इसको फिर से देखते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई एक बॉडी है जिस पे आप फोर्स लगा करके उसको इलांगेट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और आपने क्या देखा, फोर्स लगाने के बाद में भी 2 पॉइंट्स
जो उसके इंटरनल बॉडी पार्ट में 2 पॉइंट्स हैं, उसमें अगर आपने देखा उसकी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होती है, तो इस तरीके की जो बॉडीज होंगी वो आपकी रिजिड बॉडी होंगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा बॉडी आपने ले लिया जिसपे अगर हम फोर्स लगाते हैं, जैसे अगर आपसे यहाँ पे बोला जाए कि इस कंडीशन में हमने यहाँ पे फोर्स लगाना, लाइक अगर यहाँ पे हमने कोई फोर्स लगाना शुरू कर दिया, 2 इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं F1 एंड F2, और यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि आप इसके कंडीशंस को ऑब्जर्व करिए, और यहाँ पे अगर आपने 2 पॉइंट ले रखे हैं, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इनके बीच की डिस्टेंस L इनिशियल जो थी, और अगर आपने बाद में जब फोर्स लगा करके इसको खींचा तो क्या पता चला, अगर A पॉइंट आपका कहीं यहाँ पे आ गया, A डैश बन गया, और B पॉइंट आपका अगर कहीं यहाँ पे B डैश बन गया, तो आपने क्या देखा कि जो इसकी इनिशियल और फाइनल लेंथ की बात किया जाए तो ये आपके पास में L फाइनल आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि डेल्टा L जो चेंज इन लेंथ इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, लेकिन पहले वाले कंडीशंस की अगर अपन बात करेंगे तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू 0। तो ये बॉडी जिसमें अगर आप फोर्स लगाते हो और उसके रिलेटिव पोजीशंस में किसी भी तरीके का कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है, तो उस तरीके की जो बॉडी होती है उसको अपन रिजिड बॉडी कहते हैं। और अगर फोर्स लगाने के बाद में अगर आप देखेंगे इंटरनल मॉलिक्यूल्स कि अगर रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाती है, तो इस कंडीशन में इस तरीके की जो बॉडीज होती हैं इसको डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट यूनिट है आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इट इज गोइंग टू डील विद द रिजिड बॉडी, एंड सेकेंड यूनिट जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इट इज गोइंग टू डील विद द रियल बॉडीज, दैट इज डिफॉर्मेबल बॉडीज। अब हम इस डिफॉर्मेबल बॉडी को भी फर्दर क्लासीफाई करेंगे, जिसमें आपकी इलास्टिक बॉडीज एंड प्लास्टिक बॉडीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगला सेक्शन देखते हैं, इसमें आप टाइप ऑफ बॉडीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, अगर हम टाइप ऑफ बॉडीज को एक्सप्लेन करने जाएं तो आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक एंड रिजिड बॉडी है। अब देखते हैं, अभी पिछले वाले सेक्शन में आपने देखा कि डिफॉर्मेबल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं कि जिस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उनकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या विद रिस्पेक्ट टू अगर अपन फोर्स उस पर ऐड करते जा रहे हैं तो आपने देखा उसकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाती है। तो जिस बॉडी में चेंज ऑब्जर्व होती है उसको डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं। अब इसमें इलास्टिक बॉडी क्या होती है और प्लास्टिक बॉडी क्या होती है। अब देखो, अगर आपको यह समझ में आ गया कि जो डिफॉर्मेबल बॉडी है उनमें चेंज ऑब्जर्व होगा, तो अब आपने फोर्स लगाया उस बॉडी के ऊपर और आपने क्या देखा, जैसे बॉडी यहाँ पे है, आपने इस पे फोर्स लगा करके इस बॉडी को इलोंगेट कर दिया, ठीक है। आपने यहाँ से इस तरीके से फोर्स लगा करके बॉडी को इलोंगेट कर दिया, और बॉडी कुछ देर बाद आपने जब इस फोर्स लगा करके देखा तो इतना कुछ इसका लेंथ बढ़ चुका था, और बाद में आपने फोर्स को छोड़ दिया। जब फोर्स को अगर आपने छोड़ा और फिर से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेता है, मतलब जब इनिशियल पॉइंट में अगर आपसे बोला जाए तो बॉडी का कंडीशन ये था, आपने जब फोर्स लगा करके देखा तो पता चला बॉडी में इलोंगेशन आ गया। अगेन जब आपने फोर्स को रिलीज कर दिया, आपने जब फोर्स को रिलीज कर दिया तब आपने क्या देखा कि बॉडी फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेती है। तो इस तरीके की जो भी बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं उसको अपन इलास्टिक बॉडीज कहते हैं, ठीक है। अब डिफॉर्मेबल बॉडी होगी तभी वो इलास्टिक हो सकती है, इलास्टिक या प्लास्टिक हो सकती है। अब इसी कंडीशन को अगर प्लास्टिक बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर आप समझने की कोशिश करें तो इसमें क्या होगा, आपने बॉडी ले रखा है, इस पे आपने फोर्स लगाया, F फोर्स इधर से और इधर से आपने फोर्स लगाया, और बॉडी में आपने क्या देखा, इलोंगेशन हो गया, और इलोंगेशन हो गया। उसके बाद में भी आपने जब फोर्स को रिलीज कर दिया तब भी आपको दिख रहा है कि इसकी जो बॉडी का फाइनल स्टेट, जो रिगेन आपका जो फाइनल स्टेट यहाँ पे मिला था इसको, वो स्टेट मेंटेन रहता है। मतलब फोर्स को रिमूव करने के बाद में भी बॉडी अगर अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाती है तो इस तरीके की जो बॉडीज होती हैं वो आपकी प्लास्टिक बॉडीज होती हैं। अब देखो, अगर आप यहाँ डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में अगर समझने की कोशिश करो इलास्टिक बॉडी को, तो अ बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस व्हेन द एक्सटर्नल लोड एक्टिंग ऑन इट इज कंप्लीटली रिमूव आर कॉल्ड इलास्टिक बॉडीज। अब इसका क्या मतलब है, इलास्टिक बॉडी तभी होगी जब बॉडी डिफॉर्मेबल होगी, मतलब जब डिफॉर्मेबल होगी तो उसमें इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व होगा। लेकिन आपने देखा कि फोर्स लगाया और इलोंगेशन हो गया, और फोर्स को रिमूव किया, फिर से ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेती है, तो वो बॉडी आपकी इलास्टिक बॉडी हो जाएगी। और अगर उसके जस्ट अपोजिट की बात करें कि आपने फोर्स लगाया और बॉडी में इलोंगेशन ऑब्जर्व हुआ, और जैसे ही आपने उस फोर्स को रिमूव किया बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाती है, या आप यूँ कह दो कि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो इस तरीके की जो बॉडीज़ होंगी उसको अपन प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। तो हर एक बॉडीज़ के अंदर
आपकी इलास्टिक और प्लास्टिक नेचर दोनों होता है। वो आगे आपको जब मैं सेकेंड यूनिट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि एक लिमिट तक हर बॉडी आपकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज रखती है। उसके बियॉन्ड, लाइक अगर आपसे बोल दिया जाए कि इलास्टिक लिमिट की हम बात कर लें तो वहाँ तक बॉडी में कोई भी बॉडी है वो इलास्टिक टेंडेंसी, इलास्टिक प्रॉपर्टीज रखती है। वहाँ तक अगर आप फोर्स लगाएंगे और उसको छोड़ देंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेगी। लेकिन अगेन अगर आपसे बोला जाए कि उसके बियॉन्ड जाकर के, इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड जाकर के अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वही बॉडी आपकी प्लास्टिक नेचर में आ जाएगी और उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपके सेकंड यूनिट का पार्ट है। इन दोनों बॉडीज के बारे में हम सेकंड यूनिट में डिस्कस करेंगे। अभी आपका जो फर्स्ट यूनिट है इट इज ऑल अबाउट रिजिड बॉडी। तो हम देखते हैं कि रिजिड बॉडी के बारे में थोड़ा सा इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि a body which does not undergo any change in its dimension under the action of external load called rigid body। अब आप इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे बोला गया है कि नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड। अब इसका क्या मतलब है देखते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि वो बॉडी है जिस पे अगर आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उसके इंटरनल मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर के ऑब्जर्व करें और उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरीके का कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है, तो ऐसी बॉडी आपकी रिजिड बॉडी हो जाएगी। तो क्या कोई बॉडी परफेक्टली रिजिड हो सकती है? तो ऐसा कभी नहीं होगा कोई बॉडी परफेक्टली रिजिड हो जाए, क्योंकि आप किसी भी बॉडी की बात कर लें तो एक कंडीशंस में या एक लोड पे जाकर के वो ब्रेक होती ही है। तो आप कभी भी ये नहीं देख पाओगे कोई बॉडी आपकी 100% रिजिड हो। मतलब कि अगर बॉडी रिजिड नहीं है तो बॉडी क्या होगी? वो बॉडी आपकी नॉर्मली रेजिस्टेंस बॉडीज होती हैं, जो कि आप फोर्स लगाओगे तो आपके जो पर्पस के लिए आपने बॉडी को डिफाइन कर रखा है उस पर्पस को वो फुलफिल कर पाएं। बस यही कंडीशंस होता है। इसीलिए आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में केवल बॉडी को रिजिड मान करके क्वेश्चन सॉल्व करते हो। आपका एक अजम्पशन होता है कि बॉडी इज परफेक्टली रिजिड, लेकिन ऐसा एक्चुअली में देखने को मिलने वाला नहीं है। जो भी बॉडी होगी वो हमेशा आपकी बॉडी या तो वो इलास्टिक बॉडी होगी या प्लास्टिक बॉडी होगी या फिर आप उसी को कह देते हो कि डिफॉर्मेबल बॉडी होगी। कभी भी कोई बॉडी 100% आपकी रिजिड नहीं हो सकती है। ऑलराइट, तो हम अब देखते हैं, आपको ये बात समझ में आ गया कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट है इसमें आप पूरी तरीके से बात करने वाले हैं रिजिड बॉडी के बारे में। रिजिड बॉडी के बारे में मतलब अगर आपसे बोला जाए कि ये आपके पास कोई रिजिड बॉडी है तो अब इस पे जब फोर्स लग रहा होगा, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा तो बॉडी किस तरीके से बिहेव करती है, इसकी एनालिसिस करने वाली जो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है वही आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। तो आपको सबसे पहले ये समझ में आ रहा है कि फंडामेंटल टर्म जो निकल करके आ रहा है वो है फोर्स। अगर आप फोर्स के बारे में थोड़ा सा समझ जाएं कि फोर्स क्या होता है, किस तरीके से बॉडी पे लगता है, तो बॉडी का स्टेट कैसे चेंज होता है, अगर ये चीज़ आपको पता चल जाती है तो आप आगे जाकर के ये समझ पाएंगे कि जब फोर्सेस डिफरेंट एंगल पे लग रही होती हैं तो बॉडी आपकी किस तरीके से बिहेव करेगी, बॉडी में कब ट्रांसलेशन ऑब्जर्व होगा, कब उसमें रोटेशन ऑब्जर्व होगा और क्या कंडीशन होगी कि बॉडी आपकी जनरल मोशन की कैटेगरी में आएगी। तो उसको समझने के लिए उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि एक्चुअली में फोर्स क्या है। तो देखो, अगर फोर्स को आप डिफाइन करने जाओगे ना तो फोर्स एक्चुअली में ऐसी कोई चीज नहीं है, फोर्स एक फीलिंग है, ठीक है। अगर आप समझने जाओ तो फोर्स को आप ऐसे नहीं कह सकते किसी चीज को आप उठा करके बोल दो ये फोर्स है। एक्चुअली में फोर्स ऐसा कुछ नहीं होता है। फोर्स एक फीलिंग है जो कि किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता है, और जब एक्सटर्नल एजेंट बॉडी के ऊपर अप्लाई करता है, ठीक है, उस एफर्ट को अप्लाई करता है तो क्या होता है, बॉडी का स्टेट जो होता है वो चेंज हो जाता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली मैं कहना मैं क्या चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखिए कि एक वुडन ब्लॉक है, एक पर्टिकुलर एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, इस ब्लॉक का जो मास है कुछ m है, तो आपने ये देखा ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में था। अब आपने क्या किया, यहाँ पे कोई एक बंदा आता है और इसको पुश कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, इस पे इस तरीके से फोर्स लगा दिया, इसने फोर्स लगाया। अब क्या होगा, जो ब्लॉक है इसमें एक मूवमेंट आ जाएगा। मतलब इनिशियल पॉइंट की अगर अपन बात करें, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, बाद में आपने क्या देखा, जब इस पे बॉडी पे कोई फोर्स लगाया तो बॉडी आपकी एक्सेलरेट हो गई। अब ये जो बॉडी एक्सेलरेट हो गई इसका मतलब क्या था कि बॉडी रेस्ट कंडीशन में थी, उसके बाद जब आपने फोर्स लगाया तो इस बॉडी में कुछ मोशन ऑब्जर्व हो गया। तो ये आपने क्या देखा, ये वो एफर्ट जिसने बॉडी के स्टेट को चेंज कर दिया उसी को आपने फोर्स कह दिया। एक तो ये कंडीशन दिख गया। दूसरी कंडीशन की अगर अपन बात करें कि यही वुडन ब्लॉक है जो कि एक ऐसे वॉल के सहारे रखा हुआ है जिसके सामने भी एक वॉल है। इस कंडीशन में अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पे सेम बंदा अगर इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स F, अब इसको फोर्स लगा करके इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको पता है कि बॉडी आपकी जो रेस्ट कंडीशन में थी वो रेस्ट में ही रहने वाली है।
अब आपने क्या देखा, यहाँ पे रेस्ट से मोशन ऑब्जर्व हो गया। इस कंडीशन में आपने देखा जो बॉडी रेस्ट कंडीशन में थी वो रेस्ट में है। रीजन क्या है, आपको पता है कि जब दो प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन या नॉर्मल डायरेक्शन में रिएक्टिव फोर्स यहाँ पे काम करने वाला है, जो कि नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको क्या एक ऑब्जर्वेशन निकल करके आता है कि एक्चुअली में केवल एक सिंगल फोर्स ना चेंज, बॉडी के स्टेट को चेंज ना करके यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा, या यूं कह दें कि नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा जो इस बॉडी के ऊपर, वो इस बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है, तो बॉडी का जो स्टेट होगा वो बॉडी आपकी रेस्ट टू रेस्ट में मेंटेन रहेगी। यहाँ पे इस कंडीशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल फोर्स F लग रहा है, जो कि एक बंदा है इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको पता है कि अगर F नेट एक्सटर्नल की अगर अपन फोर्स की बात करें तो भी यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो नॉन जीरो होगी, इसीलिए बॉडी का जो स्टेट है वो रेस्ट से मोशन की तरफ ऑब्जर्व हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि अगला एक पॉइंट लिखा हुआ है कि केवल फोर्स ना कह के अगर आप बोलें कि नेट एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि जब बॉडी के ऊपर डिफरेंट एंगल से कई सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट निकल करके आता है वही बॉडी में मोशन करा सकता है, या आप ये बोलें कि उस बॉडी में वही जो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स होगा वही उस बॉडी को मूव कर सकता है। ठीक है, अगर आप देखने जाएं तो पता है कि जो फोर्स एक फिजिकल आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसको डिफाइन करने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, और साथ साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तब आप कंप्लीटली डिफाइन कर पाएंगे कि जो फोर्स का नेचर है एक्चुअली में वो है क्या। अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है। अब बॉडी के स्टेट को नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर आपका चेंज कर सकता है तो बॉडी पे फोर्स लग रहा है उसको डिफाइन करने के लिए आपको डिफरेंट एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम नेक्स्ट में देखते हैं कि अगर आप फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करना चाहते हो तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो आप नेक्स्ट जो स्लाइड है आपका वो है बताता है कि जो अप्लाइड फोर्स, लाइक अगर आपसे यह बोला जाए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आपको यहाँ पे बोल दिया जाए जिसका मास m कुछ दिया हुआ है और इस पे कोई फोर्स F लग रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे कोई फोर्स F लग रहा है एट पॉइंट ए पॉइंट पे अगर कोई फोर्स F लग रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें A to B की डायरेक्शन में अगर ये फोर्स F लग रहा है, इस फोर्स को कंप्लीटली अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो इसके एलिमेंट्स के बारे में आपको बात करना पड़ेगा। तो जो फोर्स का एलिमेंट होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, तो जो फोर्स का एलिमेंट है उसको डिफाइन करने के लिए अगर हम देखने जाएं तो इसको अगर कोऑर्डिनेट के सिस्टम के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये जो बॉडी है इस पे कोऑर्डिनेट अगर आप डिफाइन कर लीजिए, और साथ में आप ये देखिए कि जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जस्ट अ सेकंड बात करते हैं अपन। ये फोर्स कुछ इस तरीके से F फोर्स लग रहा है, ठीक है जी, ये फोर्स F लग रहा है, किस पॉइंट पे लग रहा है, A पॉइंट पे लग रहा है, किस तरफ A to B लग रहा है, ठीक है। अब इस फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए आपको कितने इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो फोर्स है तो इस फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा एज पर द वेक्टर क्वांटिटीज लॉ। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने जाते हैं तो आपने यही बोला कि इसके पास कुछ मैग्नीट्यूड होगा, साथ साथ में डायरेक्शन होगा, साथ साथ में वेक्टर्स लॉ को फॉलो करता होगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं फोर्स को डिफाइन करने के लिए अगर हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो जो लेंथ ऑफ द फोर्स वेक्टर होगा यही इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द फोर्स वेक्टर। तो ये आपको मैग्नीट्यूड पता चल गया। मतलब अगर आपको वेक्टर कुछ फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया गया, साथ में मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, तो जस्ट आप लेंथ को मेजर कर लीजिए, उसको डी स्केल कर लीजिए। अगर स्केल कुछ दिया हुआ है तो इस कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब दूसरा पॉइंट कुछ ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो आपको पता है कि जो इस कंडीशन में अपन डायरेक्शंस मेजर करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस मेजर करेंगे, ठीक है। और आप ये देखेंगे कि जो थीटा है वो सेंस क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन मूव कर रहे हैं या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इस थीटा को अगर हम डिफाइन करने जाएं तो ये आपका डायरेक्शन बन जाएगा, और आपको ये देखना है ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हम मेजर करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस मेजर करेंगे। और आप ये देखेंगे
कि ये जो थीटा है वो फोर्स के, जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में आप मूव कर रहे हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन अपन निकालेंगे कि अगर थीटा आपका पॉजिटिव तब होगा जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है। और थीटा आपका निगेटिव तब होगा जब ये इसका डायरेक्शन की हम बात करें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो इसको हम थीटा निगेटिव कंसीडर करेंगे। ये हमारा अपना एक ऑब्जर्वेशन है, इसको लेकर के आपको चलना है। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए आप डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो आपका फोर्स वेक्टर लगा हुआ है उसका डायरेक्शन एक्चुअली में क्या है। तो यहाँ से आपको दो इंफॉर्मेशन पता चल गए, एक मैग्नीट्यूड पता चल गया, दूसरा डायरेक्शन पता चल गया, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट जो होता है वो सेंस के बारे में बताता है। अब ये सेंस क्या होता है, आपको ये बताना है कि जो फोर्स A टू B लग रहा है या B टू A लग रहा है। तो आपको यहाँ डायरेक्टली देख करके पता चल रहा है कि फोर्स A टू B की तरफ लग रहा है। एरो की डायरेक्शन अगर आप देखें तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो सेंस है वो A टू B है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे कि सेंस की हमें क्यों जरूरत पड़ती है। अगर आप एंगल रिप्रेजेंट करना चाहें तो अगर A टू B जा रहा है तो एक्स एक्सिस से आप जो एंगल बना रहे होंगे A के टुवर्ड इस तरीके से आप बना रहे होंगे। अगर B टू A आएगा तो B के रिस्पेक्ट में आप एक्स जो एंगल आप बना रहे होंगे, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वो दिखाएंगे। अभी अगली स्लाइड में अपन इसको देखने वाले हैं। तो आपको तीसरा इंफॉर्मेशन, एक तो मैग्नीट्यूड पता चल गया, दूसरा डायरेक्शन पता चल गया, तीसरे इंफॉर्मेशन की हम बात करें तो सेंस पता चल गया, और चौथे इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन मिल जाएगा। लाइन ऑफ एक्शन इज नथिंग बट लेंथ अलोंग टू द फोर्स वेक्टर। अगर आपसे यहाँ पे बोला जाए कि जो फोर्थ, अगर आप देखेंगे इंफॉर्मेशन जिसकी ज़रूरत है, तो लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एप्लीकेशन या लाइन ऑफ एक्शन की अगर अपन बात कर लें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लेंथ, फोर्स वेक्टर का लेंथ है, अगर हम उसी को उसी के लाइन के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ या पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं तो हमें लाइन ऑफ एक्शन पता चल जाएगा। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ेगी, अगर जब आगे जाकर के आप मोमेंट के बारे में बात करने वाले होंगे तो आप हमेशा कैलकुलेट करेंगे मोमेंट इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए, अगर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालना चाहेंगे फोर्स के रिस्पेक्ट में, तब आपको इस लाइन ऑफ एक्शन की ज़रूरत पड़ने वाली है। आगे मैं अभी इसको डिस्कस करूंगा। टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोर्स वेक्टर, उसके लिए जिस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वो आपके लिए लाइन ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। और ये कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जब आप मोमेंट को कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब देखिए, चार इंफॉर्मेशन हो गया, और पांचवी इंफॉर्मेशन की हम अगर बात करने जाएं तो फिफ्थ इंफॉर्मेशन जो होगा ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। आपके लिए डायरेक्टली अगर आप देखें तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई आपको मिल जाएंगी। एक सिलेबस जो है पूरी तरीके से कवर किया जा रहा है। जो फर्स्ट यूनिट है, 1 बाय 1 सारे डेटाज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए हाईली हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये जो सेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, फिफ्थ जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपको ये बताएगा कि बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लग रहा है, ठीक है जी। ये किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लग रहा है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, जब आप कंपोनेंट्स को ड्रॉ करना चाहेंगे। जो फोर्स वेक्टर आपका लग रहा है, अगर आप इसके कंपोनेंट्स को डिफाइन करना चाहेंगे तो उस सिचुएशन में आपको जाकर के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो हम इनको 1 बाय 1 थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में एक एक इन्फॉर्मेशन कहाँ पे किसकी ज़रूरत है। तो मैग्नीट्यूड में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि आपको डायरेक्टली लेंथ ऑफ द फोर्स वेक्टर जो होगा वही मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, क्योंकि आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन को मेजर करेंगे। अगर आप एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे। अगर फोर्स वेक्टर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो अगर जो एंगल आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसको आप नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। तीसरा आपने देखा, सेंस जो होता है वो ये बताता है फोर्स A टू B की तरफ है या B टू A की तरफ है। तो ये आपको एंगल ड्रॉ करने के लिए एक्चुअली में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, आगे मैं डिस्कस करता हूं। उसके बाद में लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, ये आपके फोर्स जो वेक्टर लग रहा है उसकी लाइन को अगर अलोंग टू द लाइन उसको एक्सटेंड कर दिया जाए तो आपको लाइन ऑफ एक्शन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिफ्थ इंफॉर्मेशन जो है अगर आप देखें तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जो एफ फोर्स लग रहा है वो बॉडी पे किस जगह पे एक्चुअली में एक्ट कर रहा है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम जब फोर्स के कंपोनेंट्स को डिफाइन करना चाहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिफिनेशंस देख सकते हैं। मैग्नीट्यूड रिफर टू द स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स, टिपिकली हैज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट लाइक यूनिट न्यूटन, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शंस की बात करें तो फोर्स के डायरेक्शंस को बता देगा, ये हो गया। लाइन ऑफ एक्शंस की बात करें, लाइन अलोंग टू द
फोर्स वेक्टर, लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा। सेंस की बात करें, यूज टू मेजर द डायरेक्शन विद इट्स साइन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, बॉडी में एक्चुअली फोर्स आपका किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है इसके बारे में बताता है। तो हम देख लेते हैं। दो चीज़ें आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लाइन ऑफ एक्शन की अगर आपने बात किया तो लाइन ऑफ एक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी ये देखते हैं थोड़ा सा। अगर फोर्स एफ फोर्स एक्ट कर रहा है कुछ इस तरीके से, ये आपकी बॉडी पे फोर्स ए टू बी है, ठीक है, ए टू बी है। आपको पता है कि अगर आपसे किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट, अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आपको मोमेंट निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ करेंगे? अब परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए आप जहाँ पे एरो है उससे तो ड्रॉ नॉर्मली करेंगे तो ये कोई और एंगल मिल रही होगी। अगर आपको इस पॉइंट पे बोल दिया जाए कि आप इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए फोर्स वेक्टर का, तो ड्रॉ कैसे करेंगे? तो इसके लिए अगर आप जब मोमेंट कैलकुलेट करेंगे आगे जा करके, आप नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में जब बात करेंगे तो आपको मोमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। और जब आप मोमेंट कैलकुलेट करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ इस तरीके से निकलेगा कि जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको आप एक्सटेंड करिए और साथ में देखिए कि कहाँ पे आपको 90 डिग्री की एंगल मिल रही होती है, तब जा करके आप बता पाएंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वहाँ से आपको मोमेंट के बारे में पता चलने वाला है। तो ये आपके लिए लाइन ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको फोर्स का जो फोर्स वेक्टर है उसका जो परपेंडिकुलर है वो आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि सेंस, एक्चुअली में सेंस की कहाँ ज़रूरत पड़ती है? आपने देखा कि जब फोर्स जो है ए टू बी एक्ट कर रहा था, ए टू बी एक्ट कर रहा था, तब तो आपने एंगल डायरेक्टली यहाँ से बता दिया कि ये जो थीटा है वो आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कुछ इस तरीके से ए टू बी आपका फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि जो फोर्स है वो बी टू ए एक्ट कर रहा है, बी टू ए एक्ट कर रहा है, अब आपको एंगल बताना है, तो आपको पता है कि जो एंगल होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस मेजर करने वाले हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से तो डायरेक्टली आप मेजर कर नहीं सकते क्योंकि बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही आपको एंगल मेजर करना है। तो आप अगर देखने जाएं तो या तो आप यहाँ से आप एंगल मेजर कर लें, या तो ये वाली एंगल मेजर करेंगे आप, और ये वाली एंगल मेजर करेंगे तो थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी। या फिर आप ये वाली एंगल मेजर कर लें तो ये वाला जो एंगल होगा वो आपका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की सेंस में आ रहा होगा, तो ये जो थीटा होगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो थीटा की वैल्यू होगी आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर आप सेंस की इन्फॉर्मेशन तब पड़ती है जब आपको डायरेक्शन आपको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को अगर आप देखें तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? तो इसके लिए अगर मैं बताऊं आपको कि यही जो ऑब्जेक्ट है इस पे फोर्स आपका एक्ट कर रहा है, ठीक है। इस फोर्स की हम अगर बात करें तो ये फोर्स आपका ये एक्ट कर रहा है, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका बी है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, ठीक है। अगर आपसे बोले ये हेड है और ये आपका टेल है, ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करने जाएं, एक फोर्स इस तरीके से लग रहा है, यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि ये ए है पॉइंट, यहाँ पे इसका हेड हो जाएगा और ये टेल हो जाएगा। अब आप स्कूल लेवल पे क्या कंफ्यूज रहते हो? मैं अपनी क्लास में कुछ बच्चों से मैंने जब पूछा तो ये पता चलता है कि लोगों के दिमाग में ये पॉइंट हमेशा रहता है कि जो हम हमेशा जो कंपोनेंट्स, फोर्स के जो कंपोनेंट्स को ड्रॉ करते हैं वो टेल के रिस्पेक्ट में करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी मिसकंसेप्शन है कि जो लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि गलती कर रहे हैं। आपको हमेशा से जो एप्लीकेशन, जो फोर्स आपका जिस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा होता है उसके रिस्पेक्ट में आप क्या करते हो, कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते हो। मतलब अगर एफ फोर्स जो आपका एक्ट कर रहा होगा तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे अगर आप बात करने जाएंगे तो एफ साइन थीटा, अगर इनके बीच की एंगल थीटा दिया हुआ है। अब ये आपको पता है, कुछ इस तरीके से आपने ड्रॉ कर दिया। इस कंडीशन में अगर जो याद करके रखते हैं कि टेल के रिस्पेक्ट में हम कंपोनेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो ये तो सही हो गया। अगर इस वाले केस में हम बात करने जाएं और अगर आपको पता नहीं है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का यहाँ पे ज़रूरत क्या पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, हमेशा टेल को देखोगे, यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो आप यहाँ पे एफ कॉस थीटा ड्रॉ कर दोगे, यहाँ पे एफ साइन थीटा ड्रॉ कर दोगे। और आपको ये बात भी पता है कि जब किसी बॉडी पे कई सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, वो जो इफेक्ट दे रहा होगा, उस रिजल्टेंट के जो दोनों कंपोनेंट्स होंगे वो भी सेम इफेक्ट देना चाहिए बॉडी के ऊपर। अब पहले वाले केस में तो सही हो गया, आपने जो याद करके रखा कि टेल के रिस्पेक्ट में हम जो कंपोनेंट्स है उसको ड्रॉ करते हैं। दूसरे वाले केस में अगर आप इसको देखने की कोशिश करें, अगर मैं इस रिजल्टेंट फोर्स एफ को मैं हटा दूं तो आपको पता है कि जो कंपोनेंट्स होंगे कुछ इस तरीके से बनेंगे। एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट एफ साइन थीटा, और जो बॉडी है वो कहीं यहाँ पे है,
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये था। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो फोर्स है ये इसके रिस्पेक्ट में कोई मूवमेंट देने लगेगा, ये फोर्स इसके रिस्पेक्ट में मूवमेंट देने लगेगा, दोनों का डिस्टेंस अलग आएगा। मतलब कि ये समझना चाह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट पॉइंट है, जो फोर्स है, वो एक पॉइंट से निकल रहा था तो उसके रिस्पेक्ट में मूवमेंट जीरो हो रहा था, और आपने जब किसी और डायरेक्शन पे आपने कंपोनेंट को बना दिया तो क्या पता चल रहा है कि वो कुछ मूवमेंट दे रहे हैं, मतलब इफेक्ट इसका बदल जाएगा। इफेक्ट बदल जाएगा मतलब कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो गलत साबित हो रहे हैं कि जो रिजल्टेंट मतलब जो फोर्स है उस पर हमेशा टेल के रिस्पेक्ट में आप कंपोनेंट को ड्रॉ नहीं करोगे। आप जो कंपोनेंट्स है उसको ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ या विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जिस पॉइंट पे ये फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं उसके रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट करोगे। तो अब एक्चुअल में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अगर आप इन फोर्सेस को आपने जो इस तरीके से ड्रॉ कर दिया था या कुछ इस तरीके से ना ड्रॉ करके आपको ये देखना पड़ेगा कि जो फोर्स है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, और आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में इस फोर्स को ड्रॉ करने वाले हो। ठीक है, तो हम देखते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की जो बात की जा रही है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। अब आप देखोगे कि एंगल जो है, अगर ये एंगल थीटा है तो आपको पता है कि यहाँ पे मिल जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये वाली एंगल यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये आपको एफ साइन थीटा मिलने वाला है। अब आप देखेंगे जो अकेला इंडिविजुअल फोर्स एफ जो इफेक्ट दे रहा होगा वो इफेक्ट एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा दोनों मिल करके दे रहे होंगे, तो अब ये जाकर के कंपोनेंट्स आपका सही ड्रा हुआ है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने डिस्कस कर लिया, हमने देख लिया कि फिजिक्स से किस तरीके से मैकेनिक्स निकल के आया, और जो मैकेनिक्स से आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट निकल करके आए। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक्चुअली में होता क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किस तरीके की बॉडीज़ के बारे में बात करता है। तो आपने देख लिया रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी, और डिफॉर्मेबल बॉडी के केस में आपने देख लिया इलास्टिक बॉडी एंड प्लास्टिक बॉडी। उसके बाद में आपने देखा कि एक्सटर्नल जो फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्सेस को आपने देखा कि जो फोर्स का नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है। अब उन फोर्सेस को डिफाइन करने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो 5 नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपने यहाँ तक का डिस्कस कर लिया। तो अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं कि आगे जाकर के जो आपकी जो फोर्स है, आपको अभी तक कंपोनेंट्स के बारे में पता चल गया, तो आगे जो कंपोनेंट्स होंगे वो किस तरीके से ड्रॉ होंगे, 2D 3D या फिर किस तरीके की बॉडीज़ में कैसे कैसे कंपोनेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं।